नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप करंट अफेयर्स के तथ्यों को एमसीक्यूज के माध्यम से बेहद विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ेंगे। और मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि विषय को बेहद सारगर्भित तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ा जाए। आइए बिना समय नष्ट किए विषय पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-15 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई? सही विकल्प है 96, 98, 97, 99। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प 97। ठीक। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014-16 में यह दर प्रति लाख 130 थी। मातृ मृत्यु दर हमेशा लाख में गिनी जाती है, याद रखिएगा। प्रति लाख हुई मातृ मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ष 2018-20 में घटकर 97 रह गई है। पहले 2014-16 में क्या थी? 130 हुआ करती, यानी 130 हुआ करती थी, जो 2018-20 में घटकर 97 रह गई। ओके। भारत मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख 100 से नीचे रखने में सफल रहा। देश में अस्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसे वर्ष 2030 तक घटाकर 30 प्रति लाख लाने का उद्देश्य है। भारत का उद्देश्य क्या है? 2030 तक इसको 70 प्रति लाख के पास लाना है या इससे नीचे लाने का लक्ष्य है भारत का। ठीक है। अस्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई, यानी कि जो भारत सरकार का लक्ष्य अस्थायी विकास का लक्ष्य है, ये हासिल करने वाले जो पहले 6 राज्य हुआ करते थे, अब इनकी संख्या 8 हो गई। इनमें केरल सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सुंदरमन राममूर्ति, माधवीपुरी बुच, आशीष कुमार चौहान, कृष्णा रामचंद्रन। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सुंदर रमन राममूर्ति। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, असम। इसका सही विकल्प है आपका गोवा। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, गोवा सरकार का एक साझेदारी वाला एक उत्सव है। ठीक है, जो 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह किया गया है। लुसोफोन दुनिया क्या है, आइए जान लेते हैं। लुसोफोन दुनिया वे देश हैं जो पुर्तगाली को अपना आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं, यानी कि वे देश जो पुर्तगाली भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे वे ऐसे देश भी हैं जो कभी पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे और वर्तमान में पुर्तगाली भाषा को अपना आधिकारिक भाषा के रूप में उसको स्वीकृत किए हैं या स्वीकार किए हैं या मान रहे हैं। ठीक है, मान्यता प्रदान किए हैं। 30 करोड़ वक्ताओं के साथ पुर्तगाली विश्व की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पुर्तगाली विश्व की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये तथ्य है, आप याद रखिएगा। ठीक, पुर्तगाली बोलने वाले लोगों वाले देशों में 1996 में पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय CPLP स्थापित किया गया। पुर्तगाली बोलने वाले भाषाओं का एक समुदाय बनाया गया जिसका नाम है CPLP, जिसका गठन कब किया गया? 1996 में। ठीक है, CPLP के सदस्य देश हैं अंगोला, ब्राज़ील, काबो वर्डे, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम, प्रिंसिपे, तिमोर लेस्ते और इक्वेटोरियल गिनी। इतने देश हैं इसमें। भारत 2021 में एक सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में CPLP में शामिल हुआ है। भारत अभी तक इस CPLP में क्या है? एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। ठीक है, 2021 से CPLP के साथ भारत के जुड़ाव के हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय ने CPLP में शामिल होने के तुरंत बाद 5 मई 2022 को दिल्ली में पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया था। ठीक है, दिल्ली में। गोवा क्या था? पुर्तगाल का एक उपनिवेश हुआ करता था।
जिसको भारत सरकार ने 1996 में सशस्त्र बल ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा से इसे आज़ाद कराया। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ? 16वां, 18वां, 17वां, 19वां? फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 18वां। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, टी.एस. त्रिमूर्ति, रुचिरा कंबोज? फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, रुचिरा कंबोज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद की मासिक अध्यक्षता, ये कौन सी अध्यक्षता कर रहा है भारत? मासिक अध्यक्षता के रूप में दिसंबर माह के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी ग्रहण की है। ठीक है, दिसंबर माह के लिए मासिक अध्यक्षता होती है, उसके लिए भारत ने दिसंबर माह के लिए प्रेसिडेंसी ग्रहण किया है। यह भारत का यूएनएससी के 2 साल के कार्यकाल में दूसरी अध्यक्षता है। भारत की यह पिछले 2 सालों में ये दूसरी अध्यक्षता है। भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए चुना गया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं यूएनएससी क्या है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है, यूएनएससी यूएनओ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक अंग है। ठीक है, यूएन की इस सबसे शक्तिशाली संस्था पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी भी है। यानी यूएन का सबसे शक्तिशाली ये अंग है। ठीक है, संयुक्त सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है। इसके साथ ही हर 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। ठीक है, किसी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, यदि कोई एक सदस्य भी किसी मामले पर विरोध जताता है तो यह फैसला नहीं हो पाता। यानी अगर कोई भी एक जो अस्थायी सदस्य हैं अगर अपने वीटो अधिकार को का यूज कर लेते हैं तो फैसला जो होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है, तो आगे नहीं क्रियान्वित की जा सकती। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया? ई रूपी, ई मनी, ई कॉइन, ई लक्ष्मी? फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ई रूपी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रुपये की पेशकश के लिए पहली पायलट परियोजना गुरुवार 1 दिसंबर 2022 को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में शुरू कर दी है। कितने शहरों में? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, यानी 4 शहरों में ये सेवा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत कर दी गई है। खुदरा डिजिटल रुपया परियोजना इस सीमित उपयोगकर्ता समूह के बीच शुरू हुई है, जिसमें से 4 बैंकों, कितने बैंक शामिल किए गए हैं? 4 बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक को इसके तहत शामिल किया गया है। ठीक है, के साथ ग्राहक और व्यापारी इसका लेन देन कर सकेंगे। यह लेन देन P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2M पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही शामिल किए जा सकेंगे। ठीक है, P2P, P2P और P2M दोनों को ही किए जा सकेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा। यह एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। यह क्या है? एक लीगल टेंडर है जिसे कानूनी मुद्रा के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यानी जैसे रुपए को स्वीकार करते हैं, जो कागजी मुद्रा हमारा रुपया है, जैसे उसकी स्वीकृति है, उसी तरीके से इसकी भी स्वीकृति होगी, सेम स्टेटस रखेगा। ठीक है, ई रूपी को उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। डिजिटल रूपी में करेंसी नोट वाले सभी फीचर होंगे। लोग डिजिटल रूपी को नगद में बदल सकेंगे, यानी कि इसमें सुविधा दी जाएगी कि आपके पास अगर डिजिटल रूपी है तो आप उसको कैश में भी बदल सकेंगे,
खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के उलट इसके मूल्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, बहुत कोलाहल है, वहाँ बहुत ही उतार चढ़ाव होता है, तो लेकिन ये उन सबसे सुरक्षित मुद्रा होगी। ठीक है, डिजिटल रुपए पर कोई ब्याज दे नहीं होगा, इस पर कोई भी ब्याज या कोई इंटरेस्ट आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे बैंक जमा जैसे अन्य नकदी रूप में परिवर्तित किया जा सके, इसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। सेंट्रल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर आधारित करेंसी होगी। यह ब्लॉकचेन पद्धति पर आधारित एक करेंसी होगी जहां होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम आदमी कर सकेगा। देखिए, यहाँ होलसेल के तौर पे डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक भी कर सकती हैं, वहीं रिटेल करेंसी के रूप में इसको आम आदमी भी उसका उपयोग कर सकेगा। ठीक, भारतीय करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रूपी को फिलहाल अभी क्या है, 4 बैंकों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। ठीक है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी चलाया जा रहा है 4 शहरों में। ठीक है, यह करेंसी इन बैंकों की ओर से उपलब्ध ऐप्स में सुरक्षित होगा। यूजर्स बैंकों की ओर से उपलब्ध ऐप्स, मोबाइल फ़ोन डिवाइस में स्टोर्ड डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपये के साथ लेन देन कर सकेंगे। ओके, इसे आसानी से मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे को भेजा जा सकता है और हर तरह के सामान खरीदे जा सकेंगे। इस डिजिटल रुपए की पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ही रेगुलेट करेगा, यानी कि हर वो चीज़ कर सकते हैं जिस तरीके से पैसा, जैसे हम करेंसी के उपयोग जैसे कर सकते हैं, उसी तरीके का उपयोग इस डिजिटल मनी का भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? ठीक है, मंकी पॉक्स, एड्स, हीमोफीलिया, सर्वाइकल कैंसर। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, हीमोफीलिया। दुनिया की सबसे महंगी दवा हेमेजेनिक्स को यूएस रेगुलेटर ने मंजूरी दी है। इसकी कीमत लगभग 35 लाख डॉलर है। इसकी कीमत 35 लाख डॉलर है, जो दुनिया की सबसे महंगी दवा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हीमोफीलिया के मरीजों पर किया जाएगा। यूएस रेगुलेटर ने हीमोफीलिया की दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। ओके, आइए जानते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव विकार है। यह एक आनुवंशिक रोग है। ये कैसा रोग है? आनुवंशिक है, यानी जेनेटिक है। बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इस बीमारी के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का जो बनता है वो बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, जिससे क्या होता है, रक्तस्राव अधिक हो जाता है और पेशेंट के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से शरीर से बह रहा खून जल्दी नहीं रुक पाता है। ठीक, इसीलिए ये बीमारी बहुत ही घातक है, ये जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म या मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? घर, दिशा, ई कुंभ, मंथन। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, मंथन। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा परिकल्पित और कार्यान्वित मंथन प्लेटफॉर्म ने इन एंड बाय स्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 NSEIT वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, यह पुरस्कार 29 नवंबर 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास, पारिस्थितिकी के तंत्र के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच मंथन का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मंथन का उद्देश्य क्या है? मंथन का उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है इस समय? प्रोफेसर अजय के सूद। ठीक, आइए जानते हैं जिसको पुरस्कृत किया गया है इन एंड बाय स्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022, ये क्या है? इन द बाय स्ट्रीट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी दुनिया भर के संगठनों के लिए B2B डेटा, अंतर्दृष्टि और AI संचालित प्लेटफॉर्म का वैश्विक प्रदाता है। ठीक है, NSEIT
NSEIT भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्यम है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जटिल डिजिटल वातावरण में उत्कृष्टता प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक, NSET। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? डस्टलिक अभ्यास, सुदर्शन प्रहार अभ्यास, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, खंजर अभ्यास। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है सुदर्शन प्रहार अभ्यास। सेना की सुदर्शन चक्र कोर यानी राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। इस दौरान युद्ध बलों के एकीकरण और नई युद्ध तकनीकों के अभ्यास के माध्यम से युद्ध शक्ति में तालमेल बैठाने का ध्यान दिया गया। ठीक, इस अभ्यास के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया गया? अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, डेनमार्क। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमलाइन एनीमिया मुक्त लाख अभियान प्रारंभ किया है? असम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। फ्रेंड, इसका सही विकल्प है सी, ओडिशा। ओडिशा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में एमलान, इसका फुल फॉर्म एनीमिया मुक्त लाख अभियान। ठीक, एमलान का क्या है? एनीमिया मुक्त लाख अभियान। ठीक है, शुरू किया है। राज्य ने लक्षित समूहों के बीच एनीमिया की त्वरित कमी के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया है। यह कार्यक्रम राज्य भर के 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, 74,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया गया है। ठीक है, एमलान किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। और किसके लिए? एनीमिया की समस्या को कई उन्मूलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, ऑप्शन है मुरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, श्री श्री रविशंकर। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर जी को अमेरिकी शहर मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस, ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा। ठीक है, द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक गैर सरकारी संगठन है। ये जो श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, ये एक गैर सरकारी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अवनी लेखरा, दीपा मलिक, श्वेता शर्मा, अरुणिमा सिन्हा। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अवनी लेखरा। हाल ही में ब्रेव्स हार्ट ऑफ भारत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? संबित पात्रा, नरेंद्र मोदी, विक्रम संपत, आलोक दुबे। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, विक्रम संपत। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर, बीरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए 2 से 7 दिसंबर तक स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आगंतुक को जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों के जीवंत उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा, एम्ब्रॉयडरी के काम और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि को एक साथ देखने का रोमांचक अनुभव प्रदान करेंगे। ठीक है, वहाँ जाने पर यह मेला सभी के लिए लोकल फॉर लोकल दिव्यांग शिल्पकारों द्वारा अपने अतिरिक्त संकल्प के द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखने, खरीदने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार 2 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम का उद्घाटन किए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, आज के
वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलिएगा। साथ में अन्य वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।